मौर्य साम्राज्य का प्रशासन तंत्र, इसमें इसका विस्तृत अध्ययन किया जाए तो मौर्यों ने एक बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित कर लिया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन तंत्र के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके अलावा बिंदुसार के राज दरबार में यूनान का राजदूत मेगास्थनीज रहता था, उसके लिखे हुए विवरण, इन दोनों स्रोतों से मौर्यों के प्रशासन तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। भले ही मेगास्थनीज का विवरण वर्तमान में पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, किंतु जो विवरण उपलब्ध है उससे और कुछ इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दोनों को मिलाकर मौर्यों के बारे में, उनके प्रशासन तंत्र के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। वैसे अर्थशास्त्र को भी अंतिम रूप मौर्य शासन के कई सदियों के बाद दिया जा सका था, फिर भी ये प्रामाणिक स्रोत हैं। मेगास्थनीज का विवरण और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये मौर्य प्रशासन तंत्र के, मौर्य काल के बारे में जानकारी के प्रामाणिक स्रोत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वच्छंद शासक था। वैसे उसके सलाह देने के लिए एक कार्यकारी परिषद, सलाहकार परिषद थी, लेकिन इसका सलाह मानने के लिए वह बाध्य था अथवा नहीं, ये प्रकट नहीं है। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था और प्रांत के अंतर्गत भी अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ थीं। इसका मतलब केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था में विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थान दिया गया था। ग्राम और नगरों दोनों के लिए अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था थी। मगध साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसके प्रशासन के लिए अलग व्यवस्था थी। और ये देखा जाए तो केंद्रीय शासन में अनेक विभाग थे जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना थी और इसी सेना की सहायता से चंद्रगुप्त ने अपने शासन को स्थायित्व दिया। सैन्य प्रशासन के लिए भी अधिकारियों की एक परिषद थी। इतनी विशाल सेना पर होने वाले भारी खर्च की पूर्ति चंद्रगुप्त मौर्य कैसे कर पाता था? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को विश्वसनीय माने तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। राज्य ने खेतिहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से परती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया। इस तरह कृषि क्षेत्र बढ़ने से राज्य को अच्छी खासी आय होने लगी, क्योंकि उस पर नए नए बसाए गए किसानों से अच्छा राजस्व आने लगा। जान पड़ता है कि किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाती थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। इसके अलावा आपातकाल में किसानों को अधिक उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाए जाते थे उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ले ली जाती थी। खान
मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था। इन सबों से अवश्य ही राजकोष समृद्ध होता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार प्रदान किया। धन्यवाद।